दुनिया इस समय ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जहां से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए मोर्चेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ रूस, ईरान समेत कई मुस्लिम देश इकट्ठा हुए हैं, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। यह सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की मोर्चेबंदी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में मचे उथल पुथल के बाद की गुटबाजी है। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। इन सबके बीच में दुनिया में युद्ध का तीसरा फ्रंट खुलने का बड़ा खतरा हो रहा है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को धमकाया है। दक्षिण कोरिया पर हमला करने की चेतावनी दी है। किम ने ड्रोन से पर्चे गिराने के आरोप लगाते हुए यह धमकी दी है। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो करेंगे सीधा हमला। उत्तर कोरिया के किम जोंग की तरफ से यह धमकी दी गई है और ड्रोन से पर्चे गिराने के आरोप में यह धमकी दी गई है। कहा गया है कि दोबारा अगर ऐसी हरकत होती है तो सीधा हमला किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण कोरिया पर हमला करने की चेतावनी। दरअसल उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर शासन विरोधी पर्चे गिराने के लिए प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ान का आरोप लगाया था। धमकाते हुए कहा था कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे ट्रिगर पर लगा सिक्योरिटी लॉक अब खुल गया है। अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो बिना चेतावनी दिए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये तनाव किम जोंग उन के लगातार मिसाइल परीक्षण और दक्षिण कोरिया का अमेरिका से सैन्य संबंध मजबूत करने के कारण बढ़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दुनिया पुतिन और पेजेश्कियन मिलने से परेशान है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह विश्व युद्ध के बिगुल बजने जैसा है। यह अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन के खिलाफ मोर्चेबंदी है। दुश्मन बने दोस्त, नेतन्याहू के उड़े होश, तीन पेजेश्कियन मिले, महायुद्ध के बिगुल बचे। इनका चक्रव्यूह, अब होगा विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल मची है। इजराइल लेबनान में तबाही बरपा रहा है। गाजा की तरह लेबनान को छलनी कर रहा है। इजराइल की ईरान से भी टेंशन चल रही है, जिसके बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर से विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सोवियत संघ के समय में ईरान और रूस एक दूसरे के कट्टर आलोचक थे, लेकिन मौजूदा समय की बदली परिस्थितियों में दोनों देश करीब आ गए हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी प्रतिबंधियों के चलते ईरान को एक ऐसे ताकतवर देश की जरूरत है जो उन्हें हथियारों की सप्लाई कर सके। वहीं यूक्रेन युद्ध के चलते अलग थलग पड़े रूस को ईरान के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिला है। युद्ध के शुरुआत से लेकर अब तक ईरान ने रूस को सपोर्ट किया है। अब इजराइल से तनाव के बीच ईरान को जब रूस के सपोर्ट की जरूरत है, तब वो खुलकर ईरान के साथ नजर आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन और पेजेश्कियान की मुलाकात के मतलब तो यही निकल रहे हैं। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति की ये पहली मुलाकात है जिसमें ईरानी राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट के हालात पर पुतिन से चर्चा की, जिससे साफ जाहिर है कि पहले के दुश्मन देश अब दोस्त बन चुके हैं, जो इजरायली पीएम नेतन्याहू और सुपर पावर अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। इस मुलाकात को मोर्चेबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह इजराइल ने पहले गाजा वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़कर तबाही मचाई, ठीक वैसे ही वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़कर कर रहा है। इजराइल का टेंशन यमन के विद्रोही गुट हूती के साथ साथ सीरिया और इराक के भी कुछ संगठनों से है। ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर 1 अक्टूबर को ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजरायली हमले का काउंटडाउन जारी है। वो कभी भी अमेरिका के सपोर्ट से इराक पर बड़ा हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जो तनावपूर्ण हालात बने हैं, उस बीच ये मुलाकात मोर्चेबंदी ही है, जिसमें कई और मुस्लिम देशों का भी साथ मिला है। तुर्कमेनिस्तान में आयोजित सम्मेलन में ईरान के साथ साथ तमाम मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने पुतिन के साथ मंच साझा किया। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के उन मुस्लिम देशों ने भी इजराइल को बड़ा झटका दिया है, जिनकी दोस्ती अमेरिका से है। जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले के लिए वो अपने एयर स्पेस में घुसने की इजराइल को इजाजत नहीं देंगे। इन देशों का तर्क है कि अगर उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर इजराइल ने ईरान पर हमला किया
तो ईरान उन पर हमला कर देगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई की उस अपील का असर भी है जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने को कहा था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजरायल को खत्म करने का ऐलान किया था। साथ ही मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने की बात खामनेई की अपील का असर है या फिर ईरान के हमले का डर, ये तो इजरायल को रोकने वाले देश ही जाने। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि इजरायल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ये झटका तब लगा है जब रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पुतिन की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। अगर महायुद्ध के लिए खेमेबाजी हो रही है तो उसमें इजरायल के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि वो चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है और जो अमेरिका के दोस्त हैं वो भी उसे खुला सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ ईरान के साथ मिलकर पुतिन मोर्चेबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के लिए मदद का जुगाड़ कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे पश्चिमी देशों की मोर्चेबंदी मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन का प्रण, छेड़ेंगे सबसे बड़ा रण, जेलेंस्की तैयार, जुटा रहे हथियार, महायुद्ध की मोर्चेबंदी। ये खौफ की तस्वीर है, ये महाविध्वंस की तस्दीक है, ये विश्व युद्ध की आहट है, ये सुपर पावर्स की आपसी टशन है। दुनिया इस समय दो फ्रंट पर बड़े युद्ध देख रही है। 2.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब विध्वंसक होता जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध से हाहाकार मचा हुआ है। इन दोनों युद्ध से दुनिया दो खेमे में बच गई है, दो गुट बन गए हैं। एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका, जो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहा, तो उसके साथ यूरोपियन देश पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। इन देशों का साथ इजराइल को भी मिल रहा है, जो एक साथ कई मोर्चों पर डट कर खड़ा है। तो दूसरी तरफ भी सुपर पावर से कम ताकतवर देश नहीं है। इस गुट में रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। इन दोनों गुटों को आभास हो चुका है कि जिन दो फ्रंट पर युद्ध चल रहे हैं वो ऐसे ही खत्म नहीं होने वाले हैं। कभी भी विध्वंस की चिंगारी उठ सकती है, महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ तेजी से मोर्चेबंदी शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन जो रूस से 24 फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहा है, वो रूस पर लगातार घातक प्रहार कर रहा है। रूस में घुसकर उसके इलाके पर कब्जा तो कर ही रहा है, ड्रोन अटैक से लगातार रूस को चौंका रहा है। पिछले 2 महीनों से कई मौकों पर यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर रूस को दहला दिया है। ये सब अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं है। उसे अमेरिका समेत यूरोपियन देशों से लगातार सैन्य मदद मिल रही है। यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध लड़ने के लिए लगातार सैन्य मदद की जरूरत है, जिसके लिए जेलेंस्की यूरोप के दौरे पर निकले। इस दौरान जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो युद्ध विराम से नहीं बल्कि पूरी ताकत से युद्ध लड़ने का मादा लेकर यूरोपियन देशों से बात करने पहुंचे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के नेताओं के साथ अपने विक्ट्री प्लान की चर्चा की और युद्ध विराम की चर्चाओं को खारिज कर दिया।
जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और नाटो प्रमुख मार्क रूटे के साथ बातचीत में इस पर बात की और चर्चा की कि क्या वो रूस में अपने टारगेट पर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। नाटो प्रमुख ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि हमने इस पर चर्चा की, लेकिन अंत में ये व्यक्तिगत सहयोगियों पर निर्भर है कि यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करे या नहीं। वहीं जेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मेलोनी ने ऐलान किया कि इटली यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में मदद के लिए काम करेगा। यूक्रेन अकेला नहीं है और जब तक जरूरत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगला यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन 10-11 जुलाई 2025 को रोम में होगा। इसके अलावा कई और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ जेलेंस्की की मुलाकात हुई, जिनसे उन्हें सपोर्ट का आश्वासन मिला, लेकिन फ्रांस की तरफ से आए बयान ने जेलेंस्की को टेंशन में डाल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मदद का भरोसा तो दिया, लेकिन इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि वो बहुत आगे तक यूक्रेन का साथ नहीं दे पाएंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पेरिस अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। घरेलू राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद फ्रांस अब भी युद्ध में कीव के साथ पूरी तरह से खड़ा है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक तो पेरिस बिना शर्त कीव की मदद कर रहा था, लेकिन खुद परेशानियों में फंसता जा रहा है पेरिस, तो आगे मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक हालत खुद ही खराब होती जा रही है। यूक्रेन में रूसी हमलों में भारी तबाही आई है। ऐसे में यूक्रेन के सामने रिकंस्ट्रक्शन बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए उसे विश्व बैंक ने भी मदद का आश्वासन दिया है। विश्व बैंक ने यूक्रेन की मदद के लिए एक कोष बनाने की पहल की है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और जापान से योगदान की उम्मीद है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने कहा कि रूस ने पिछले 3 महीनों में यूक्रेन के बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे पर लगभग 60 हमला किया है और ऐसे हमले तेज कर रहा है। ओलेक्सी कुलेबा ने कहा, इन हमलों का उद्देश्य इंपोर्ट क्षमता को कम करना है। जेलेंस्की का रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ सैन्य मदद का भी यूरोपियन देशों की तरफ से आश्वासन मिला है। अगर हम पिछले 2.5 साल से चल रहे युद्ध को देखें तो यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ भारी भरकम सैन्य मदद और हथियार भी मिले हैं, जो अब भी जारी हैं। जेलेंस्की के इस यूरोपियन दौरे को लेकर एक मोर्चाबंदी के तौर पर माना जा रहा है और यूक्रेन को भी पता है कि युद्ध विराम की बात सोचना भी उसके लिए घातक है। इसीलिए जेलेंस्की मदद के लिए दोस्तों के साथ मिल रहे हैं और रूस के खिलाफ युद्ध के लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट तो यूक्रेन को है ही, बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ जेलेंस्की की मुलाकात इस बात के संकेत देती है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध और बारूदी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मोर्चेबंदी के बीच इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे लेबनान में तबाही मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने जिस तरह गाजा पर पलटवार किया, जिस तरह उसे भूतों का टापू बना दिया, ठीक उसी तरह के हमले इजराइल लेबनान पर कर रहा है। लेबनान में भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। बेरूत के बीच में इजरायली हवाई हमलों में 22 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमलों से एक आवासीय इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक अन्य इमारत पूरी तरह से ढह गई। हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। इजरायली हमले राजधानी के शिया बहुल बचौरा इलाके में हुए, जहां एक जोरदार धमाका सुना गया। इस इलाके की आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया था, जिसमें से एक पूरी तरह से खत्म हो गई। हमले के बाद घायलों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह के उच्च अधिकारी और हसन नसरल्लाह के बहनोई वाफिक सफा को इस हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया। वो जिस बिल्डिंग में था उसे इजराइल ने निशाना बनाया, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब हो गया। इजराइल के हमले दक्षिणी लेबनान में तेज हो गए हैं। इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 2 सैनिक घायल हो गए। दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूएन ने कहा है कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लगातार उनके बेस को निशाना बनाया है। इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर UNIFIL के 2 और बेस पर कैमरा और लाइट्स पर गोलियां चलाई। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि टैंक से हमला करने से पहले उन्होंने यूएन पीस कीपिंग के सदस्यों को सुरक्षित जगहों पर जाने की वार्निंग दे दी थी। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। इजराइल ने यूएन पीस कीपर्स को दक्षिण लेबनान से हटने को कहा था, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स सैनिक हैं। भारत के भी 900 पीस कीपर्स जवान दक्षिण लेबनान के इजरायली सीमा के पास तैनात हैं, जिनकी सलामती की चिंता भारत ने जताई है। लेबनान में हालात ठीक नहीं है। हिजबुल्लाह और इजराइल जंग में आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया।